कितनी खूबसूरत और रंग बिरंगी है हमारे चारों तरफ की ये दुनिया। ये हंसते हुए लोग, मुस्कुराते हुए चेहरे, खेलते हुए बच्चे, ये हरे भरे पेड़ पौधे, फूल, बादल, नदियां और ये हवाएं। कुछ समय पहले हमारा जीवन भी हरा भरा होता था। न कोई डर था, न कोई रोग, न कोई बीमारी ही थी। हम भी आजाद पंछियों की तरह जीते थे। लेकिन जब से कोरोना महामारी ने इस दुनिया में दस्तक दी है, हमारा जीवन एक कैद सा हो गया है। हमारी आजादी को छीनकर एक जेल खाने में कैद कर दिया गया है। अब हमारा जीवन दूसरों के अनुसार चलने लगा है और जिसका नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अब हमारा अस्तित्व संकट में है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं और वो अज्ञात संगठन जो ये सब करना चाह रहा है, उसका सपना पूरा साकार ना हो जाए। आइए अब हम आपको कोरोना महामारी और इससे संबंधित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चौंकाने वाले तथ्यों से अवगत कराते हैं, जिसके बारे में दुनिया की कोई भी सरकार, स्वास्थ्य संगठन या चाटुकार मीडिया चुप्पी साधे हुए है। मिलवाते हैं हम उन महान विशेषज्ञों से जिन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन और तथ्यों को उजागर किया है। लेकिन दुनिया की कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इनकी रिसर्च दुनिया के सामने आए। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया पर ये कोरोना फ्रॉड को थोपा गया एक समन्वित तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से, तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने का और दुनिया पे एक फैसिस्ट व्यवस्था को थोपने का ये काम चल रहा है। भारत में हमने देखा कि जो हमारी पूरी जो एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया गया और एक तानाशाही थोप दी गई। पूरे देश पे लॉकडाउन्स लगाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और इस तरह की चीज़ें, लोगों को उनके घरों में बंद किया गया। पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। जो करोड़ों लोग थे जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, बेरोज़गार हो गए, छोटे उद्योग नष्ट किए गए और एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ, यानी पैसा लूट कर गरीबों से अमीरों की तरफ गया। दूसरी बात यह कि इस पूरे कोरोना फ्रॉड के पीछे में नज़र आता है एक डिजिटल एजेंडा, यानी पूरी इंसानी ज़िंदगी को डिजिटलाइज करने का काम चल रहा है। उसको एक साइबर स्पेस में, डिजिटल स्पेस में घुसाने का काम चल रहा है। हम अपनी नेचुरल लाइफ को भूल जाएं और एक डिजिटल स्पेस में, डिजिटल जेल में हम बंद हो जाएं, ये काम चल रहा है। डिजिटल आईडी जो है, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट से भी जुड़ी है, वो यही इसी का हिस्सा है। और डिजिटल करेंसी की तरफ भी हम जा रहे हैं। भारत सरकार अनाउंस कर चुकी है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे काम चल रहा है और 2022 के अंत तक उस पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। तो पूरा जो ये एजेंडा है, इसके पीछे हमें दुनिया के अमीर तरीन पूंजीपति नज़र आते हैं। एक जो सबसे बड़ा एक ठेकेदार बन के उभरी है एक प्राइवेट क्लब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो दुनिया के अमीर तरीन पूंजीपतियों का क्लब है, जिसमें रॉथशाइल्ड भी हैं, रॉकफेलर भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, जॉर्ज सोरोस भी हैं, जितने बड़े पूंजीपति हैं। और भारत के भी सारे बड़े पूंजीपति आपको मिलेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं, जो एक मेन ठेकेदार बन के उभरा है इस पूरे एजेंडा का, जो कोरोना फ्रॉड के पीछे आपको नज़र आता है। तो इसमें एजेंडा 2030 है, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है, जो आपकी पूरी इंसानी ज़िंदगी का घेराव करता है। इसमें ये फेक वायरस, फेक पेंडेमिक और फेक वैक्सीन का एजेंडा है। और इसमें एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एजेंडा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इस तरह की सारी टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जो इंसानी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। और 20 साल में हम देखते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र को खोखला किया गया है, सरकारों के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे भी और मल्टीलैटरल लेवल पे भी। भारत में हम देखते हैं कि मेरी अपनी रिसर्च है कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई गई 2006 में, जिसके मेन प्रमोटर बिल गेट्स थे, जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन भी थी, जिसमें वेलकम ट्रस्ट भी था, जिसमें बिग फार्मा भी था। वो सारे षड्यंत्रकारी जिन्होंने कोरोना फ्रॉड दुनिया में थोपा है, वो आपको PHFI के गवर्निंग बोर्ड में मिलेंगे। ये सेटअप की गई 2006 में, जिसने पूरा एक ज़मीन तैयार की इस कोरोना फ्रॉड की और पूरे हमारे लोकतंत्र पे कब्जा किया। तो ये सारा जो एजेंडा है, इसके पीछे एक वैश्विक सत्ता को स्थापित करना और लोकतंत्र को समाप्त करना है। पूरी दुनिया से लोकतंत्र को खत्म करके और ये वैश्विक सत्ता को इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि जब खाने को हम लोग दे रहे हैं, जब सारा पैसा इस देश की तरक्की के लिए, चाहे वो SSA का पैसा हो या रोड्स बन रहे हो या बांध बन रहे हो, जब उनसे आ रहा है तो फिर उनके हिसाब से क्यों ना चले। और इसके लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़, आपकी रोटी है,
पानी है, गैस है, पेट्रोल डीजल है, आना जाना है, एक एक चीज़ को ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन के साथ। एक एक चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग आपके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ, और उस तरह से ये प्लान कर रहे हैं कि अब जो भी होगा इस देश के अंदर वो हमारे हिसाब से होगा। और इसके लिए डिजिटल स्पेस बनाना, चाहे इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल करना, ब्लॉकचेन के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना, ये उनके प्लानिंग्स में, एजेंडे में शामिल हैं। और आप अगर पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे, आज तक जितनी भी महामारियां हुई हैं वो सारी इंटरनेट के वायरस की तरह, शरीर का वायरस भी सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, पहले लाया जाता है, फिर वैक्सीन के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा जाता है। आज तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं, वैक्सीनेशन हुई है, उसमें बीमारी से कम लोग मरे हैं और वैक्सीन से ज़्यादा लोग मरे हैं। जैसे कोरोना के केस में आप देखेंगे, WHO का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 0.03% लोग मरने की एक संभावना है, लेकिन वैक्सीनेशन से मरने की संभावना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि कोवैक्सीन में तो रिसर्च ये कहती है कि 28% तक लोगों के अंदर क्लॉटिंग की संभावनाएं हैं। मैं सबसे पहले समझना होगा, आपने बोला कि इतिहास में पहले भी बहुत सारी महामारियाँ आई हैं, हमें कैसे पता चला आज के युग में? फॉर एग्जांपल 1918 में इतिहास में हमने पढ़ा है H1N1 पैंडेमिक, जिसमें करीब 2-3 करोड़ लोग मारे गए थे, ऐसा कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ा। लेकिन 2018 में जब ये हो रहा था, उस वक्त हम में से कोई भी, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो या आप या मैं, हम लोग नहीं थे, तो हमें कैसे पता चला कि भाई ऐसा कुछ हुआ था? हमने किताबों में पढ़ा, उसको देख के हमने मान लिया। ठीक इसी तरह से जो अभी हो रहा है ये भी किताबों में दर्ज हो जाएगा, और कुछ समय बाद, हो सकता है 100 साल बाद, इसी का रेफरेंस कोई देंगे एक दिन। हमारे आने वाले जनरेशन की 2020 में महामारी आई थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे, लॉकडाउन लगाना पड़ा था, वैक्सीन लगाया और फिर जाके सब कुछ खुला। ये इतिहास में ये दर्ज होगा, जबकि हमें पता ये सच नहीं है। जिस तरह से अभी जो दिख रहा है ये सच नहीं है, लेकिन इतिहास में ये झूठ ही दर्ज होने वाला है, और ये झूठ आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जनरेशन, उनके लिए यही सच बन जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप, मैंने बड़ा डीपली देखा है, 1918 में जो हुआ था वो भी पेंडेमिक नहीं था, वो भी वैसे ही फेक था जैसे अभी ये फेक है। तो पेंडेमिक ना तो कभी आई है ना तो कभी आती है, हाँ वो लाई जाती है और लोगों को मारा जाता है किसी न किसी बहाने से। और बहाना सिर्फ एक ही है जो मेजर है, कि भाई इस बहाने लोग डर के वैक्सीन लेंगे, इस डर के कई सारे और चीज़ें करेंगे जो कि सरकार या फार्मास्यूटिकल कंपनीज चाहती है। लगभग 300 साल पहले दुनिया में कुछ लोगों ने पैसे बनाने की ताकत अपने हाथ में ले ली, और जब ये बात हम देखते हैं कि पिछले 300 साल का इतिहास एक नए ही ढंग से रचा गया है। पिछले 300 साल में जब इन लोगों ने पैसे बनाने की ताकत अपने हाथ में ले ली, उसके बाद इन लोगों ने पूरी दुनिया की सरकारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। अब जब हम देखते हैं कि दुनिया की सरकार एक बार इनके नियंत्रण में आ गई, तो जब भी कोई ये योजना बनाते हैं, किसी भी और लोगों को या दुनिया को उस ओर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो इसकी तैयारी ये बहुत पहले कर लेते हैं। जैसे कि अब हम हाल के ही इस वायरस की बात करें, तो साल 2014 में ही मैंने बता दिया था कि ये लोग आने वाले 5 से 7 साल के अंदर एक ऐसा वायरस लॉन्च करेंगे। दुनिया की जनसंख्या कह रहे 700 करोड़ से ज्यादा हो रही है। एक तो हमारे काम के लिए बिना बात पे, पर दुनिया पे संसाधनों को हमें भी जीना है, तो बहुत वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको घटाकर 50 से 100 करोड़ कर दिया जाए। इन्होंने एक वायरस बनाया है और ये करने वाले हैं अगले शायद 5 से 7 साल में, जिसके बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए जाएंगे, पूरी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गिराया जाएगा और पूरी दुनिया को एक नई दिशा में धकेल दिया जाएगा, जिसका नाम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। ये लोग इतने खतरनाक तरीके से अपना काम करते हैं कि पूरी दुनिया में इनका विरोध करने वाले लोग या तो होते नहीं हैं, या जो होते हैं तो उनको ये अपने रास्ते से हटा देते हैं। पूरी मीडिया, पूरी सरकारें सभी इनके नियंत्रण में हैं। इसलिए जब हम ये देखना चाहेंगे कि वायरस के पीछे की हकीकत क्या है, आखिरकार ये वायरस लाया कौन है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये खोजना होगा कि पैसे बनाने की ताकत आज किसके हाथ में है। अधिकतर लोगों को लगता है कि पैसे बनाने की ताकत शायद सरकार के हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारें पैसा नहीं बनाती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। सरकारें तो सिर्फ पैसा बनाने का एक दिखावा करती है। किसी भी देश का 95% से अधिक पैसा उस देश के प्राइवेट बैंकर बनाते हैं। एक तरह से आप ये सोचिए, जिसके पास पैसा बनाने की शक्ति है
वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति रखता है। और आज पूरी दुनिया इन कुछ लोगों के नियंत्रण में जा चुकी है। और जब हम बात करते हैं वायरस की, तो अगर ये सच्चाई हम जान के इस वायरस की सच्चाई को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़े स्पष्ट रूप से ये नजर आने लगेगा कि दरअसल ये वायरस कोई वायरस नहीं है, ये अपने आप में एक षड्यंत्र है दुनिया को गुलाम बनाने के लिए। मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से देश की जनता को बराबर बता रहा हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। ये तो एक सिंपल फ्लू था जिसको महामारी की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। इसके पीछे एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक षड्यंत्र है। मीडिया में बनाए गए तमाम डर के माहौल के दौरान जब मैंने देखा कि ऑर्डिनेंस के जरिए खेती के 3 कानून लाए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये खेल कहाँ से चल रहा है। और जब मैंने दुनिया में चल रही सारी चीज़ों को, उनके डॉट्स को मिला करके देखा तो पूरी तस्वीर सामने आई कि ये सारा डर का माहौल, ये सारी पिक्चराइजेशन और ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये केवल और केवल वैक्सीनेशन के लिए चल रहा है, माइंड कंट्रोल के लिए चल रहा है, या यूं कहिए कि जिंदगियों पे पूरी तरह से नियंत्रण के लिए चल रहा है। इसके लिए मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बनाने से लेकर के जो बीजों के ऊपर कंट्रोल है बिल गेट्स का, जिस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती का एक किसान बना हुआ है और सारी ज़मीनें इसके काबू में है, और जो पूरी दुनिया के जो तमाम घटनाक्रम थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री, जिसको चाहिए तो ये कि वो पूरे देश के लोगों को ये समझाए कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीविज़न पर आकर के दहशत का माहौल लगातार बना रहा है। और ये पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जानते हैं कि अगर आप घरों में कैद हैं और आप डरे हुए हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। अगर आप लगातार मास्क लगा के रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होगी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं, वहां पर एक भी मौत नहीं हो रही है उस बीमारी से, जिस बीमारी के नाम पर बॉर्डर के उस पार अस्पतालों के बाहर लाशों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये एक तरह से साफ इंडिकेट कर रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, पूरी तरह से बनाया हुआ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जिसको नाम महामारी का दिया गया। कुछ लोगों ने एक सवाल भी किया कि कोरोना महामारी लाके इन लोगों का क्या फ़ायदा होगा। आप ये तो देख ही सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जो वैक्सीन का एक धंधा है उसकी तो जांच आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जब भी किसी देश में मंदी लानी होती है या पूरी दुनिया में मंदी लानी होती है तो इनको एक विशाल संकट चाहिए होता है, क्योंकि मंदी ये अपने आप नहीं ला सकते। उसके लिए लोगों में भय पैदा करना होता है, स्टॉक मार्केट में ये दिखाना होता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो उसके बाद ये मंदी ला पाते हैं। और जब किसी को ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में मंदी आ रही है, अर्थात किसी को षड्यंत्र जो करेगा उसको तो भविष्य का पता है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जब से कोरोना आया है, कुछ ही लोगों के पास, पूरी दुनिया में हर किसी का धंधा चौपट हुआ है, लेकिन कुछ लोग, गिने चुने दुनिया के 100 लोग, आप देखेंगे उनकी संपत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई है। इस विषय को लेकर मैंने एक पुस्तक लिखी है, बैंकों का मायाजाल। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ ही लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और जो लोकतंत्र हमें दिखाई दे रहा है ये दरअसल लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का एक नाटक है। अगर कोरोना एक षड्यंत्र है तो दूसरी लहर के दौरान इतने लाखों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? क्या है इसके पीछे का सच? मीडिया के माध्यम से देखा, जिसे हम बोलते हैं दूसरी लहर, या दिखाया गया हमें कि लोग सड़कों में मर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, इस तरह के त्राही मची। और आपने अपने आसपास भी देखा बहुत सारे डेथ्स हुई हैं। रात में, दिन में सिर्फ सायरन सुना जाता था, दैट इज़ एम्बुलेंस का, और लोग एक्चुअली मर रहे थे। तो मरे वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे, मरे वही लोग जिनको रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटिनोविर, फेविपिराविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये बैन ड्रग जिनको दिए गए, दे ऑल डाइड। और जो घर पे थे वो नहीं मरे। तो मरे कौन? वही लोग जिनको ये एक्सपेरिमेंट ड्रग दिए गए। ये पहले भी बैन थे, ये ड्रग्स आज भी बैन है। जितनी देर के लिए बैन खोले गए उतनी देर लोग मरते रहे। और इसके विपरीत हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमारे कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे लोग आए, एक सिंपल प्रिंसिपल हमने यूज़ किया। वो सिंपल प्रिंसिपल था, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। जितना आप लोगों को डराएंगे, अकेला रख देंगे, हेल्दी से हेल्दी इंसान भी कुछ दिनों में बीमार फील करेगा, और डर की वजह से कहीं गलती से हॉस्पिटल पहुंच गया तो उन एक्सपेरिमेंटल ड्रग से मारा जाएगा। और रहा सवाल, जब हमारे 60,000 लोग ठीक हुए सिर्फ नारियल पानी से, सिट्रस फ्रूट जूस से, तो ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंची, ये बात पूरा वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं फैल गया? क्योंकि फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी थी वही तो कंस्पिरेसी के पार्टनर हैं।
तो वो क्यों फैलाएंगे? मीडिया क्यों फैलाएगी? क्योंकि मीडिया तो कंस्पिरेसी में लगा है, बल्कि मीडिया चाहेगा कि ये फैले ना, इसीलिए लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया जितना आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से या इस तरह के डॉक्यूमेंट्री की वजह से लोगों तक फिर भी पहुंचा है, बट दैट इज अ फ्रैक्शन। तो ये जो एक बहुत बड़ा, मैं बेसिकली एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स की है और उसके बाद एमडी कम्युनिटी मेडिसिन की है, और वो एमडी में जो कम्युनिटी मेडिसिन की ब्रांच होती है उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का यही ब्रांच होता है कि उसको समझना होता है कि बीमारी वर्ल्ड लेवल पे, ह्यूमैनिटी के लेवल पे कैसे फैल रही है। तो हम एमबीबीएस में ये पढ़ाया करते थे कि ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस हैं, कैसे फैलती हैं। इसके 3 मोड्स पढ़ाते थे हम लोग, एक तो टच से, दूसरा ड्रॉपलेट से और तीसरा एरोसोल से। पहले इन लोगों ने टच वाली बात बहुत फैलाई और उसमें आपका सैनिटाइज़र निकला कि लोगों ने कितने फ़नी बातें की कि नोटों को भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, सब्जियों को भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, डोर्स को भी कर रहे हैं, और कितना डर रहे हैं टच करने के। वो तो इन्होंने बाद में खुद ही मान लिया कि वो गलत था, और बाद में वो इन्होंने कह दिया कि टच से नहीं होती। दूसरा आ गया ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन मतलब जो बड़े, जब भी कोई बात करता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह से 2 तरह के ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। एक बड़े ड्रॉपलेट्स हैं जो या तो किसी के मुंह पे गिरेंगे जाके या फिर नीचे गिर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि 6 फीट का डिस्टेंस आप रखो, ताकि 6 फीट से दूर वो ड्रॉपलेट नहीं जा सकते। लेकिन जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी माइनर रोल प्ले करती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड करती है वो करती है एरोसोल से। जैसे हम सर्दियों में बात करते हैं तो हमारे मुंह से एक पफ निकलता दिखता है। वो पफ क्या होता है? वो बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो बाद में हवा में मिल जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते। तो जो क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी की टीचिंग है वही ये कहती है कि मेजर मोड ऑफ स्प्रेड रेस्पिरेटरी वायरसेस का एरोसोल होता है। अगर एरोसोल स्प्रेड है, हर व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली वायरसेस जनरल हवा का पार्ट बन जाती है, तो वेयर इज द रोल ऑफ मास्क? अब मास्क को लगा के कैसे प्रिवेंट कर लोगे? आपको हवा में तो सांस लेना ना। अब खाना खाओगे, मास्क के ऊपर से हवा जा रही है, नीचे से हवा जा रही है, साइड से हवा जा रही है, तो कोई तरीका नहीं। मास्क आपको मान लीजिए थ्योरेटिकली कि ड्रॉपलेट से, जो सीधे ड्रॉपलेट गिरते हैं उससे बचा लेगी, लेकिन एरोसोल से नहीं बचा सकती। इसका मतलब आपकी मास्क का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, आपका जो जितने लॉकडाउन किए उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। दिस इज टोटल फ्रॉड। क्या सच में ऐसा कोई सबूत भी मौजूद है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि कोरोना महामारी लाने से पहले इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी? एक 20-21 साल से एक फेक पेंडेमिक की सिमुलेशंस की जा रही हैं, जो 99 से ये जारी हैं। उसका जो लेटेस्ट हुआ वो इवेंट 201 था, जो 2019 में हुआ, 2018 में भी हुआ। क्लेडेक्स के नाम से एक सिमुलेशन हुआ था। तो ये फेक महामारी थोपने का जो एक पूरा एक ढोंग है, उसकी पूरी प्रैक्टिस और ड्रेस रिहर्सल चल रही है पिछले 20 साल से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो बीमारी 2020 में हिंदुस्तान में आई, उसके टेस्टिंग किट्स, डायग्नोस्टिक किट्स 2017 में, 2018 में ही विदेशों से आयात कर लिए। जो RT-PCR टेस्ट कोविड-19 का डायग्नोसिस करता है और जो बीमारी 2020 में हिंदुस्तान में आई, उसके डायग्नोस्टिक किट्स 2 साल पहले, 3 साल पहले भारत सरकार ने विदेशों से आयात कर लिए। तो ये इस बात का एक पुख्ता प्रमाण है। इसके साथ में ये जो डायग्नोस्टिक मेथड्स जो थे, मेथड्स का पेटेंट 2015 में ही, जो बीमारी 19-20 में आने वाली है, जैसा कि उन लोगों ने बताया, उसका पेटेंट 2015 में ही रोस्टेड के नाम पर दे दिया गया। 2010 में रॉकफेलर ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, और रॉकफेलर डॉक्यूमेंट के नाम से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। उसने बताया कि आने वाले टाइम पर एक महामारी आएगी और हमें पूरी दुनिया में लॉक स्टेप लागू करना पड़ेगा। उन्होंने लॉकडाउन की जगह लॉक स्टेप वर्ड यूज़ किया, और वो लॉक स्टेप जिस प्रकार से बताया गया था कि किस प्रकार से लॉक स्टेप होगा, वो लॉकडाउन पूरी दुनिया में लागू हुआ। तो इस प्रकार के जब ये लोग पहले से बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें हम होने वाली है और हम करेंगे, तो निश्चित तौर से ऐसी कोई महामारी नहीं होती कि पहले से इंसान को पता चल जाए या पहले से किसी डॉक्टर को पता चल जाए। तो ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम जो था, वो इसके इस प्रकार के कई सबूत हमारे पास है। जिस RT-PCR टेस्ट के बिहाफ पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाए गए, लोगों को क्वारंटाइन किया गया, हवाई रेल यात्राओं में पाबंदियां लगा दी गई,
नागरिकों के मुख्य अधिकारों का उल्लंघन किया गया? क्या ये टेस्ट सच में मानवता को बचाने के लिए मददगार है या इसके पीछे छिपा है कोई और ही राज? पिछले 2 सालों में एक नाम जो लोगों की जुबान पे चढ़ गया, जो सबको पता चल गया, दैट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट। हालांकि इसका सिर्फ उससे पहले रिसर्चर को ही पता था व्हाट इज कॉल्ड RT-PCR टेस्ट। अब हर इंसान कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव है, टेस्ट कराओ तो टेस्ट की सच्चाई ये है कि अगर 10 बार आप टेस्ट करेंगे किसी भी सैंपल को, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा RT-PCR टेस्ट लैब में, आप कोई भी सैंपल लीजिए, इंसान का लीजिए, बंदर का लीजिए, गधे का लीजिए, घोड़े का लीजिए, फल का लीजिए, कच्ची सब्जियों का लीजिए और लेके उसको RT-PCR टेस्ट मशीन में डाल दीजिए और 10 बार टेस्ट करेंगे सेम सैंपल, तो 10 में से 1 बार वो पॉजिटिव आएगा, 10 बार ऑन एवरेज 9 बार नेगेटिव आएगा, यानी कि हर 10वां इंसान पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे किसी दिन ये दिखाना हो कि भारत में 1 लाख पॉजिटिव केस हैं, तो मुझे सिर्फ ये करना है 10 लाख टेस्ट कर देने हैं। वो हेल्दी इंसान हो, वो बीमार इंसान हो, उसको कोई मतलब नहीं है। और वही टेस्ट अगर दोबारा करें उसी इंसान पे, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा सरकार ने क्या किया कि गाइडलाइन दिया कि पहला टेस्ट कराना ज़रूरी है और अगर पॉजिटिव पाए गए तो 15 दिन बाद दूसरा टेस्ट मत करा लेना, 15 दिन बाद अपने आप एज्यूम कर लेना कि आप नेगेटिव हो चुके हैं। खास तौर पे ये गाइडलाइन, ये बड़ा ही, इस गाइडलाइन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि पहला टेस्ट सबका करा रहे हैं लेकिन दूसरा टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो एक डायस वाली बात है, तुक्के वाली बात है। जैसे आप कॉइन को उछालते हैं, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने अपने आप ही दूसरा टेस्ट कराया, उनको पता है, आप में से कई लोगों ने कराया, कि जितनी बार करा रहे हैं बार बार पॉजिटिव आ रहा है, बार बार पॉजिटिव आ रहा है, हालांकि आपको कोई सिम्टम नहीं, ना तो पहले थे ना अब है। तो RT-PCR टेस्ट बना ही नहीं है किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि आप किस वायरस से बीमार हैं। ऐसा RT-PCR टेस्ट के लिटरेचर में है, ऐसा कैरीमुलस इन्वेंटर ने बोला था, जिनकी डेथ सस्पिशियसली हो गई ये सो कॉल्ड पेंडेमिक के 3 महीने पहले। महामारी के दौरान लगभग पूरी दुनिया की सरकारों ने एक टीकाकरण का अभियान चलाया। क्या वास्तव में यह अभियान सफल रहा? अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड, कोविड वैक्सीन की बात करें तो, जबकि 2020 में ही हमने बता दिया था कि ये जो लगाए जाएंगे, तब तो वे वैक्सीन बन रहे थे जिस तरह से वो बन रहे थे, जितनी, तो उसका बेसिक जो रीज़न बनाने का, दैट इज़ लोगों को मारना, जो अभी हो रहा है। जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो अपने आसपास देखें ध्यान से, तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग उनके जान पहचान में ही जो खड़े खड़े बिना किसी कारण के, एपेरेंट रीज़न के, दे डाइड, विच वी कॉल एज कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का रेट जितना अभी है, वो इंसानियत के पूरे हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं था। जितनी तेज़ी से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, वो अपने आप से पूछें, वो उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, ये सारी समस्या आ रही हैं, जो वो चुपचाप सह रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे। और छोटे बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1, खासतौर पे चाइना में छोटे बच्चों को लगाया गया 3 साल से लेकर 11 साल को, उसमें भयंकर तरीके से डायबिटीज़ टाइप 1 बढ़ गया है। तो ये बेसिक जनरलाइज साइड इफेक्ट है, जो क्लियर कट एविडेंस बेस्ड ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में आ चुका है। तो ये एक बड़ा अजीब फिनोमेना है कि इस तरह से वैक्सीन किसी को पहले प्रमोट नहीं किया गया जिस ढंग से इसको प्रमोट किया जा रहा है। और इसको प्रमोट जिस ढंग से किया जा रहा है, जिस ढंग से इसको जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, तो उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि वो हर व्यक्ति को की आइडेंटिफिकेशन हो कि इसने लगवाया या नहीं लगवाया। तो उसके लिए ये अजीब अजीब किस्म की हरकतें की जा रही हैं, चिप लगानी और जो अलग किस्म के जो डिजिटलाइजेशन करनी उसकी। तो ये बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। अब इसमें बहुत लोगों ने इस पे काम करने की कोशिश की है और इसमें जो आ रहा है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आ रही है, एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, कैसा होगा, उसमें ये फिट होता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, पूरी दुनिया हमारे शिकंजे में होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हमारे बाहर ना सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच सके, जैसे हम कहें वैसे ही वो करे। और दूसरी बात जो बहुत ख़तरनाक है, जिसको बहुत लोग बात कर भी रहे हैं, कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दो चीज़ें हैं जो पहले तो रूटीन वॉर्स होती थी, बॉम्ब से, टैंक से, जहाज़ों से, फिर आ गई एटॉमिक वॉरफेयर जो नागासाकी हिरोशिमा में एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी उससे नेक्स्ट फेज़ ये है कि वो उसमें फिर बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब जिस कंट्री ने, जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने अब वार लगाई, उसमें मैसिवली किलिंग की, वो समझो कि आने वाले समय में मारा जाएगा। इसलिए ये लोग ऐसे मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि साइलेंटली इनकी मर्जी का व्यक्ति ही होना चाहिए, नहीं इनकी मर्जी का तो वो मरे या बीमार हो या कमज़ोर होकर धीरे धीरे मर जाए।
तो ये इनके एजेंडे पे है। उसके लिए दो वेपन्स हैं इनके पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड वैक्सीनेशंस। अब वैक्सीनेशन में इतनी सीक्रेसी है, इतने उसके कंटेंट्स में सीक्रेसी है कि उसमें जो मर्जी डाल दो आप, जिस कंट्री में जो करना है वो कर लो। एक ही सेंट्रलाइज्ड उनकी पूरी प्रोडक्शन है, उसमें किस कंट्री में कौन सा वैक्सीन जा रहा है, कौन सा बैच जा रहा है, दे नो इट, और किस कंट्री में क्या करना है वो दे नो इट। उसमें कुछ भी डाल सकते हैं वो। इसकी थ्योरेटिकली मैं नहीं ये कह रहा कि वो कर रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप उस वैक्सीन में जो मर्जी डाल दो। और दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं, जो आपकी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ को कम कर सकती हैं, या आपको ज़ॉम्बी बना सकती हैं, ज़ॉम्बी डम्ब। आप सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले हों, आप कोई अपने आप में आज़ाद हैसियत न रखती हों, ऐसे व्यक्ति। तो ये सारे के सारे केमिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मल्टीपल वैक्सीन्स लगने के बाद भी जो लोग बच जाएंगे, ना उनकी सोचने की क्षमता होगी, ना वो कुछ अपने निर्णय ले पाएंगे। और आने वाले वक्त में 5G के साथ कनेक्ट करके, जिस तरह से ICMR का डायरेक्टर जनरल बोल रहा है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दिमाग, आपके शरीर को कंट्रोल करने का खेल, और धीरे धीरे परमानेंट गुलाम बना करके आपको मेडिकल माफिया का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है वैक्सीनेशन। 2020 में मौतों को नया लेबल दिया गया। कोई किसी भी वजह से मर रहा है, अगर उसका PCR टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको कोरोना मौत में शामिल किया जा रहा था। और उसके बावजूद अगर आप 2020 की मौतें देखें तो ज़्यादा नहीं है। 2021 में जनवरी में वैक्सीन्स लॉन्च की गई और तभी से मौतों का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। सभी देशों में जहाँ जहाँ वैक्सीन लॉन्च हुई है वहाँ पे उसी वक्त से मौतों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। तो वैक्सीन एक बहुत बड़ी वजह है भारत में मौतों की, और मेरा ये मानना है कि भारत में दसियों लाख लोग इन वैक्सीनों से अभी तक मर चुके हैं। वैक्सीन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि बिल गेट्स ने एक बयान दिया था कि पूरी दुनिया की आबादी को 15% कम कर सकते हैं वैक्सीन लगा करके। तो ये इस बात का सबूत है कि ये एक जो प्रोग्राम चल रहा है, ये डीपॉपुलेशन एजेंडा चल रहा है। लोगों को मारने का जो उनका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो वैक्सीनेशन भी उसका एक माध्यम से, उससे भी कुछ जनसंख्या ये लोग कम करेंगे। अभी आप देखेंगे वैक्सीन जब लगना शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि कितने साइड इफ़ेक्ट आए हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर हार्ट अटैक हुए हैं। तो खुद भारत सरकार ने ये माना है कि वैक्सीन से 1100 से ज़्यादा डेथ हो गई है। ये आंकड़ा तब है जब भारत सरकार ये कह रही है कि उसके पास वैक्सीन इंजरी की जो रिपोर्टिंग है वो 24/7 चलती है, 24 घंटे 7 दिन चलती है, और रिपोर्टिंग का नंबर दे रखा है। वो नंबर किसी भी देश की जनता को पता नहीं है, और उसके बावजूद भारत सरकार ने माना है कि ये एफिडेविट दिया है कि भाई 1100 लोगों की मौतें हुई है। ये भी लास्ट ईयर की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविक आंकड़ा 1100 नहीं है, ये कम से कम भी 11 लाख मौतें हिंदुस्तान में वैक्सीन से हुई है, अगर आंकड़ा वास्तविक तौर से देखा जाए तो। और छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट तो करोड़ों लोगों को हुए, ऐसा कोई नहीं बचा हुआ है। और 2030 तक दुनिया के जितनी भी सरकारें हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, और पूरी दुनिया का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व सरकार, एक नया विश्व आदेश लागू किया जाएगा। और उसी क्रम में हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जॉर्जिया गाइडस्टोन्स अभी थोड़े दिन पहले ही नष्ट किया गया। जो अमेरिका के जॉर्जिया में जो बड़े बड़े गाइडस्टोन्स लगे हुए हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि दुनिया की आबादी को 50 करोड़ से कम करना है, उन स्टोन्स को अभी कुछ दिन पहले वहाँ के लोगों ने, चूँकि उनको जानकारी हो गई ये षड्यंत्र का हिस्सा है, उसको नष्ट कर दिया गया। उन बड़े बड़े स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जेसीबी लगा करके उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो हमें सतर्क रहना होगा, अदरवाइज़ 2030 तक विश्व की सभी सरकारें इनके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो एक विश्व की नई सरकार बनेगी जिसमें हमारी भूमिका गुलाम राष्ट्रों की तरह होगी, और जो बड़े जो बिग एलाइट्स हैं वही राज करेंगे, केवल और केवल पूंजीपति राज करेंगे। तो इस बात को लेकर के मैं देश के कई धर्मगुरुओं से मिला, मैं स्वामी श्री राम जी से मिला, उनसे मुलाकात करके उनको पूरा मैंने बताया कि क्या षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। इसके बाद मैं श्री रविशंकर जी के साथ में करीब 15-20 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उनको पूरा गेम समझाया गया। उसके बाद में श्री रविशंकर जी ने अपने बयान में एक बार कहा भी था इस चीज़ को।
इसके साथ में मैं कई धर्मगुरुओं से और मिला। एक हमारे शंकराचार्य प्रतिनिधि है स्वामी श्री अभिमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मैंने मुलाकात की 2 बार इस पूरे कालखंड में, उनको समझाया। वो नेक्स्ट शंकराचार्य है। इसके साथ में वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद श्री सरस्वती महाराज, उनको मैंने बात बताई है। इसके अलावा और भी एक शंकराचार्य जो जिनकी पीठ अभी पाकिस्तान में है लेकिन वो वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, उनको मैंने बताया। तो सारे धर्मगुरुओं को मैंने बताने का प्रयास किया और धर्मगुरुओं ने आपसी बातचीत में ये माना कि ये एक षड्यंत्र है, लेकिन सामाजिक तौर पर या सामने आकर के उन्होंने इस बात को कभी स्पष्ट तौर से नहीं कहा। इसके अलावा मैंने कई तरह के प्रदर्शन किए, कई तरह के धरने प्रदर्शन किए। 15 अगस्त 2020 को एक आंदोलन किया था, मास्क जलाओ आज़ादी पाओ। तो उसमें पूरे देश के लोगों से अपील की गई थी कि आप लोग मास्क जलाओ और उसके वीडियो बना के जगह जगह भेजो। तो पूरे देश के लोगों ने उस अपील को मानते हुए मास्क को जलाया और जगह जगह उस वीडियो को अपने बना के भेजा। उसके बाद एक बार जंतर मंतर पर धरना दिया। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में दिल्ली सचिवालय के बाहर 1 दिन का धरना दिया। फिर धरना के अंदर हमने मांग रखी कि हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं। वो ज्ञापन दिल्ली के सीएम साहब ने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद 3 दिन तक लगातार हम बैठे रहे वहाँ पर और 3 दिन तक हम लोग 2 रात वहीं ऑफिस के बाहर सोए रहे। 3 दिन तक लगातार हमारा धरना चलता रहा। हम लोगों ने कहा हमारा ज्ञापन ले लीजिए, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। उसके बाद हम 12 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय गए, वहाँ भी जाकर के धरना दिया। वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। कमला नगर थाना में हमको लाया गया और वहाँ से हमको बाद में रात को 3 बजे के आसपास छोड़ा गया। फिर 23 मार्च को जंतर मंतर पे हमने दोबारा धरना दिया। वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने ज्ञापन दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं से भी किसी भी सरकार ने, किसी केंद्र सरकार ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ का हमारा कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये चीज़ें अपने आप में बताती है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो देश का मीडिया है उनको हमने कई बार ईमेल किया। मैंने जैसा बताया 450 ईमेल किए, तो मैंने मीडिया को भी कई ईमेल किए। हमने अपने जो जान पहचान के लोगों से फ़ोन भी करवाए, लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने एक भी ईमेल का जवाब नहीं दिया और नहीं हमारे फ़ोन को रिसीव किया और नहीं हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए बुलाया। तो ये बात बड़ा ही स्पष्ट है कि मीडिया इसके अंदर पूरी तरह से बिका हुआ है। जब इस प्रकार का कोई ये लोग षड्यंत्र करते हैं तो सबसे पहले मीडिया को अपने हाथ में लेते हैं। मीडिया को जब इतना पैसा दे दिया जाता है कि मीडिया फिर वही बात करता है। और आज की तारीख में पेड न्यूज़ जो है वो मीडिया ये कहती है कि पेड न्यूज़ जो है वो इलीगल नहीं है। पेड न्यूज़ को भारत सरकार ने लीगल बना रखा है। कोई इंसान पैसा दे करके अपनी न्यूज़ दे सकता है। तो ये तो पेड न्यूज़ थी और मीडिया को इसके लिए पेड किया गया है। अगर हम जांच करें, मीडिया के खातों की जांच करें तो किस किस कंपनी ने कितना पैसा दिया सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं तो मांग करता हूँ कि भारत सरकार से या एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से या जो इस षड्यंत्र को समझ पा रहे कि वो जांच करे तमाम मीडिया एजेंसी का, तो आप देखेंगे कि मीडिया को बहुत ज़्यादा पेमेंट किया गया है। अगले 10-20 सालों के लिए उनको पेमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मीडिया में आपको ये पूरा जो फ्रॉड है ये इसमें कहीं पर भी आपको सच्चाई नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि मीडिया जो है हमारा कॉर्पोरेट मीडिया पूरी तरह से पूरी दुनिया में उसको एक तरह से ख़रीदा गया है। और कॉर्पोरेट मीडिया ही है जिसने मार्च 2020 में इस पूरे डर को फैलाया पूरी दुनिया में कि दुनिया में कोई वैश्विक महामारी आ गई है जिसमें करोड़ों लोग मर जाएंगे। और बहुत सारी स्टडीज़ इस तरह की दिखाई गई, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ इंपीरियल कॉलेज की, IHME इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन की, जिसमें कहा गया कि 2020 में ही करोड़ों लोग संक्रमित होंगे और शायद करोड़ों लोग उसमें मर जाएंगे, जो कि सारे झूठे मॉडल थे, झूठे मैथमेटिकल मॉडल जिनका मकसद था लोगों को डराना। और मीडिया ने ये सब काम किया लोगों को डराने का, और ताकि ये सारे जो मेजर्स थे कोरोना से लड़ने के, लॉकडाउन्स और सारे तानाशाही लॉकडाउन्स और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ों को लोगों पे थोपा जा सके। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष भी चुप रहा। विपक्ष के लोगों को भी हमने इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि भाई ये देखिए क्या चल रहा है देश के अंदर। विपक्ष की सरकारों ने भी सरकार का साथ दिया। या तो विपक्ष की सरकार डर गई कि भाई हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, या जो विपक्ष की सरकार है उनको भी आगे से फंडिंग मिलती है
जो बिल गेट्स वगैरह जो होते हैं, बड़े बिग एलाइट्स हैं, इनकी डायरेक्ट फंडिंग जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को होती है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को होती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को भी पॉलिटिकली किसी बिग एलाइट्स ने फंड किया हो, तो इसलिए ये लोग चुप रहे। तो ये सारा मामला जो है पैसे और प्रतिष्ठा और सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार बचाए रखने के लिए इन लोगों ने चुप्पी साध ली। दुनिया के लोगों को नियंत्रण करने के लिए और अपने हिसाब से चलाने के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन पर लोग लगातार काम कर रहे हैं? पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रिंसिपल पे लोग काम कर रहे हैं उसको ये लोग कहते हैं कि मनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल एंड बिहेवियर कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल में क्या है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है। इसके लिए ये लोग लेके आ रहे हैं डिजिटल करेंसी। अब आपके खाते में मान लीजिए 5 लाख रुपया भी है और आप कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि करेंसी का नियंत्रण इनके हाथ में, जब चाहें आपका ये खाता बंद कर सकते हैं और आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो पूरी प्रकार से आर्थिक गुलामी डिजिटल करेंसी के नाम से लेके आएंगे। ये इनका है मनी कंट्रोल। उसके बाद में माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के लिए कई तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक तो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से बार बार आपको दिखाया जाएगा, फ्लैश किया जाएगा, तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा सोशल मीडिया भी इनके साथ में आ चुका है, तो वहाँ से भी माइंड कंट्रोल करेंगे। माइंड कंट्रोल करने के लिए और भी कई टेक्निक होती है। कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कई प्रकार के हिडन प्रोग्राम्स होते हैं। वो प्रोग्राम्स हमको पता नहीं होते हैं, वो हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करके रिपोर्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूरा नियंत्रित करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है बिहेवियर कंट्रोल। इसके लिए ये लोग लागू करेंगे सोशल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि आप समाज में आपका हर चीज़ का अंक मिलेगा। अगर आपको लेफ़्ट में ड्राइविंग करनी है, आप लेफ़्ट में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका अलग अंक है, और गलती से या जानबूझ के आपने राइट साइड में ड्राइविंग की है तो आपका सोशल क्रेडिट कम हो जाएगा। जिस प्रकार से बैंक में एक क्रेडिट सिस्टम होता है, अगर आपको क्रेडिट अच्छा है तो आपको लोन अच्छा मिलता है, कम इंटरेस्ट में मिलता है, और ख़राब है तो लोन आपको नहीं मिलता है या ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलता है। ऐसा ही एक सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर इनको लगेगा कि ये व्यक्ति तो आंदोलन करता है, धरने करता है, तो आपको क्रेडिट नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से कोई भी जो सरकारी सुविधा है वो आपको नहीं मिलेगी, या आपको पर बैन कर दिया जाएगा कि इतने सोशल क्रेडिट नंबर से कम है तो आप प्लेन के अंदर नहीं बैठ सकते, या आप ट्रेन के अंदर नहीं बैठ सकते, या बस में नहीं बैठ सकते, या इंटर स्टेट जर्नी नहीं कर सकते। तो ये नियंत्रित करने का इन लोगों ने तरीका विकसित कर रखा है। उसके माध्यम से हमको कंट्रोल करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे। दुनिया को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक चिप बनाई है जिसको ये लोग RFID चिप कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। पहले तो ये जानवरों में इसका प्रयोग किया गया और अब ये इंसानों में लगाई जा रही है, और इसका एडवांस जो फॉर्म आया हुआ है क्वांटम चिप, वो आपके शरीर पर लगाई जाएगी किसी हिस्से पर, या हो सकता है आपके माथे पर लगा दी जाए या आपके हाथ में लगाई जाए। उसके बाद सब कुछ डेटा आपका वहीं से कंट्रोल होगा। यानी कि आपको बैंक में जाना है तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान पे गए, वहाँ आपने अपना RFID चिप दिखाया और आपका पेमेंट हो गया। तो पेमेंट जो पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा। किसी भी ऑफिस में आपको जाना है तो आपका आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने वो चिप उस मशीन को दिखाया और आपकी एंट्री हो जाएगी। उस चिप में सब कुछ आपका डेटा होगा, पूरा डेटा कंट्रोल उस चिप के माध्यम से होगा। आपकी एक एक जानकारी उस चिप के अंदर होगी, तो उसके माध्यम से आप दुनिया में कहीं भी जा नहीं सकते, उनकी नज़रों से बच नहीं सकते। आप कहीं भी जाएंगे वो आपकी RFID चिप आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। पूरी दुनिया में एक वैश्विक सत्ता स्थापित करने का जो खेल है ये बहुत पुराना है, और इसमें दो एजेंडाज हैं जो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है जो हम देख रहे हैं कि 70s से खासकर चला आ रहा है, जो एक पुराना एजेंडा है और जिसकी शक्ल अब हम देख रहे हैं एजेंडा 2030 की फॉर्म में। और दूसरा जो है वो है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ का जो एजेंडा है उसको, वो भी एक पुराना एजेंडा है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि 20 साल से ये एक षड्यंत्र चल रहा है दुनिया में एक वैश्विक महामारी थोपने का। और दोनों के पीछे जो कॉमन चीज़ है वो ये है, क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों को एक वैश्विक प्रॉब्लम के रूप में दुनिया पे थोपा जा रहा है, ताकि उस वैश्विक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कोई वैश्विक सत्ता स्थापित की जा सके। यानी जो न्यू वर्ल्ड, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का उनका एजेंडा है। रोबोटिक्स और AI बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। इस बारे में दुनिया का एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन है युवाल नोह हरारी। वो ये कहता है कि दुनिया को सबसे पहले
लोग खेती करते थे, तो एग्रीकल्चर में तो पूरा का पूरा समाज खेती करता था। उसके बाद में खेती के साथ साथ एक नई स्टेप आई जहाँ पर लोग जो है खेती के साथ कोई शिल्पकला कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई खाती है, कोई सोने चांदी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है। तो एक नई क्लास पैदा हुई जो बिजनेस क्लास थी, वो बिजनेस करती थी, वो काम ही था, वो भी बिजनेस था उसका। उसके बाद दुनिया में और विकास हुआ तो एक नई क्लास पैदा हुई, वर्किंग क्लास। वो वर्किंग क्लास कैसे पैदा हुई? वो सुबह 9-10 बजे ड्यूटी पे जा रही है, शाम को 5-6 बजे ड्यूटी से घर पे आ रही है। ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ। सब कुछ मैकेनिकल जो इंडस्ट्री जो बनी उसकी वजह से एक वर्किंग क्लास पैदा हुई। और अब जो रोबोटिक्स आ गया और जो एआई आ गया है, जब तक ये वर्किंग क्लास थी और जब तक डेवलपमेंट था, मैकेनिकल था, तब तक समस्या कम थी। अब डेवलपमेंट जो मशीन है वो दिमाग भी आ गया उसके अंदर, मशीन अपने पास माइंड आ गया, वो खुद फैसला कर लेगी क्या करना क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में 90% लोग बेरोजगार होने वाले हैं। 90% डॉक्टर्स, 90% इंजीनियर्स, 90% वकील, 90% आपके सीए, 90% सब टोटल जितना भी जो भी आदमी काम कर रहा है वो ख़त्म होने वाला है। तो ये जो क्लास बनने वाली है वो यूजलेस क्लास बनने वाली है। ये नोहाल जो ये हरारी जो कहता है ये एक यूजलेस क्लास बनने वाली। इस यूजलेस क्लास का क्या किया जाए, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। अब एक 50 साल का आदमी ये व्यापार करते करते 50 साल की उम्र हो गई, उसको बोलोगे भैया तो एआई सीख ले, तो एआई के एल्गोरिथम सीख ले, वो सीख ही नहीं सकता। तो ये जो नोआ हरारी है उसका कहना है कि अब दुनिया के अंदर एक यूजलेस क्लास पैदा हो गई है। उस यूजलेस क्लास को हमें खाना देना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। तो उस यूजलेस क्लास को शांत करने के लिए इन लोगों ने एक नई योजना विकसित की है कि आपके जितने मकान हैं, आपके दुकान है, आपके घर है, वो सब इनको दे दीजिए, इनके नाम पर कर दीजिए और बदले में आपको एक मिनिमम पैसा दे देंगे जो आपका खाना चलता रहे। और ये कह रहे हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं होगा, आप किसी चीज़ के मालिक नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे। खुश इसलिए देंगे कि आपको महीने का 1000, 2000, 4000 दे दिया जाएगा और बदले में आपकी सारी संपत्ति आपसे ले ली जाएगी, क्योंकि आप तो यूजलेस क्लास के व्यक्ति हैं। तो समाज का विघटन यहाँ तक आ चुका है। इस बारे में देश को, समाज को अभी से समझने की आवश्यकता है। शायद आप लोगों ने सुना हो प्रोजेक्ट ब्लू बीम। ये एक इतना खतरनाक प्रोजेक्ट है जो नासा का और यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में होलोग्राफिक इमेज बनाई जाएगी अंतरिक्ष में, आकाश में। इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि जैसे कोई देवता आ रहे हैं या क्राइस्ट सेकंड कमिंग के रूप में आ रहा है, तो लोगों को लगेगा ऐसा ही जो देश है कि हमारा क्राइस्ट आ गया है, और क्राइस्ट आके बोलेगा जी आपको ये काम करने हैं, आपको वो काम करने, तो जनता वो सब बात मान लेगी। या हिंदुस्तान के अंदर देवी देवता दिखाए जाएंगे तो हिंदुस्तान के लोग मान लेंगे देवी देवता क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनके माध्यम से जो कहेंगे वो देवी देवता या क्राइस्ट नहीं कहेंगे, वो जो बिग एलर्ट्स कहना चाहते हैं वो उनके मुंह से कहलवाया जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये इस प्रकार की चीज़ें आ रही है, वो हमसे कह रहे हैं। हो सकता है इसके माध्यम से आपको बताया जाए कि एलियंस ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर और एलियंस अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जगह जगह लोग मर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने घरों के अंदर बंद हो जाओ, ताकि क्योंकि लोग एलियंस उनको मार रहे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातें ये लोग करेंगे और प्रोजेक्ट ब्लू बीम के माध्यम से आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करके आपको पूरी तरह से नियंत्रण में ला करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे। क्या 5G टेक्नोलॉजी का संबंध भी इस कोरोना महामारी के साथ हो सकता है? 5G टेक्नोलॉजी के देखिए दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो पूरा एक डिजिटल जेल बनाने का काम चल रहा है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब 5G पे रन करेंगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि 5G का ह्यूमन हेल्थ पे और पूरी एनिमल हेल्थ पे भी असर हो रहा है। ये जो तथाकथित दूसरी लहर भारत में आई, उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको रेडिएशन के असर से वही उनकी बॉडी में सिम्टम आ रहे थे जो इस तथाकथित कोरोना बीमारी के हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पूरी ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये वही हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के होते हैं जो इस बीमारी के बताए गए हैं। दुनिया में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक कानूनी पहलू भी है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी मुंबई हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने में इनकी एक अहम भूमिका रही है और एक बहुत बड़ा योगदान भी। आखिर क्या है इसका कानूनी पहलू? देखिए, हमारे पास में जो अभी तक जानकारी आई है, कंप्लेंट्स आई है,
तो वैक्सीन लेने के बाद में डेथ हुई है किसका, हार्ट अटैक से हुआ है किसका, ब्लड क्लॉटिंग से हुआ है। इसे ये 2 केस तो हमने सरकार पर कि एक में 1000 करोड़ और एक में 100 करोड़ रुपए का इंटरिम कॉम्पेंसेशन का हमने रीट फाइल किया है। खुद डॉक्टर स्नेहल लूनावत जो उससे डेथ हुई है। ऐसे ही मैक्सिमम अभी कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक हो रहा है। सरकार ने भी माना है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट मायोकार्डाइटिस है। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो गया है, कुछ लोगों को सुनना उनका कम हो गया है, कुछ लोगों की आंखें चली गई है। तो ऐसे ऑल टाइप के साइड इफेक्ट्स इसमें वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं। मानवता के खिलाफ का एक्चुअली ये सही में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मास मर्डर का केस है, ये जीनोसाइड का केस है। इन्होंने प्लान के तहत नॉट ओनली पब्लिक के इन्होंने मर्डर्स किए हैं, वैक्सीन मर्डर्स, बल्कि कई लोगों को आजीवन इन्होंने अपंग कर दिया है, कई लोगों की लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी है। तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसमें सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में कई ऐसे एडवोकेट्स, कई एक्टिविस्ट, कई डॉक्टर्स सामने आए हैं। उन्होंने अपने अपने देश में अपनी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी है। देखिए, जो ये मास्क मैंडेट हो या वैक्सीन मैंडेट हो, तो इसमें जो सरकार ने लोगों के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया था, उस बारे में हमने मुंबई उच्च न्यायालय में एक रीट फाइल किया था। और एक जैकब पुलेल जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल किया था। अवेकन इंडिया मूवमेंट ने मुंबई में फाइल किया था। तो अभी सिंपल चीज़ है, मास्क का जो विषय है, जैसा दिल्ली में हो रहा है कि मास्क ना पहनो तो 500-2000 रुपये फाइन वगैरह, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये जो ना इनको मास्क लेने का अधिकार है, मास्क ना पहनने पर FIR रजिस्टर करने का भी इनको अधिकार नहीं है। ये जो काम किए गए, चाहे यहाँ की पुलिस हो या फिर यहाँ का सिविल डिफेंस के नाम पे जो प्राइवेट लोगों ने वसूले हैं, जो मास्क का फाइन, ये एक्सटॉर्शन है। इनको 383, 385 के सेक्शन के तहत और भी अदर IPC के सेक्शन के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि तुम्हारे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होगी, और उसके हमारे अभी तैयारी चल रहा है। इसमें आप कॉम्पेंसेशन की भी हकदार है, और कंसर्न जो भी सरकारी अधिकारी है वो सब सज़ा के हकदार है। उनको जिस तरह से आपको तकलीफ होगी उस तरह से 3 साल से लेकर 7 साल से लेकर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा के प्रावधान है। वैश्विक षड्यंत्र को नाकाम करने का क्या हो सकता है समाधान? पूरे देश के अंदर गाँव को 100% रोजगार आधारित शिक्षा देने के लिए जब मैं 2016 से काम कर रहा था, तो मेरे लिए आसान हो गया लोगों के बीच जाकर के बात बताना, क्योंकि वो लोग पहले से मुझ पर भरोसा भी करते थे। जब उन्होंने पूरी चीज़ों को समझना शुरू किया तो वाकई में इस बात की सच्चाई उनको पता लगी लोगों को कि हाँ, देवेंद्र जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो साथ आना शुरू हुए। इस साथ आने के क्रम में जनता सरकार मोर्चा ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि उन्होंने अपने इस वैक्सीनेशन के और मास्क के प्रतिबंध को तोड़ना स्टार्ट किया, और हमने ऐलान किया कि अब हम कुछ भी नहीं मानेंगे, आपकी कोई प्रतिबंध को नहीं मानेंगे। और आप देखेंगे कि हरियाणा पूरी तरह से वैक्सीनेशन से मुक्त हो चुका है। डॉक्टर्स गांव में घर घर दस्तक के दौरान आते हैं, खाली बैठकर चले जाते हैं, एक सिंगल भी वैक्सीनेशन नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता और कोई आदमी मास्क नहीं लगाता, और 0 चालान है मास्क का। अगर पूरी दुनिया या पूरा भारत अगर इससे बचना चाहता है तो इसका एक ही समाधान है, सनातन व्यवस्था। सनातन व्यवस्था का मतलब ये है कि यदि आप सरकारों के ऊपर निर्भर ना रहें, यदि आप पैसे के ऊपर निर्भर ना रहें, यदि आप इज्जत और बेइज्जती को पैसों से ना जोड़ करके देखें और समाज व्यवस्था बनाए कि अपने बच्चों को कहां पर स्थापित करना है, कैसी शिक्षा देनी है, ये बात समाज तय करे। अपनी न्याय व्यवस्था को समाज बनाए। अगर समाज इस बात को निर्धारण कर ले कि सरकारों पर निर्भर नहीं रहना है, अपना पानी, अपनी बिजली, अपना साधन, अपना ट्रांसपोर्ट और अपना खाना, अपने बीज पूरी तरह सुरक्षित रख ले, न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित कर ले, तो आप ये समझिएगा कि सरकारों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अगर आज आप बचना चाहते हैं इस षड्यंत्र से तो एक ही रास्ता है, सरकार की योजनाओं का संपूर्ण बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, आज करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म, CCTV कैमरा का पूरी तरह से विरोध, रेडिएशंस का पूरी तरह से विरोध, और वैक्सीनेशन का तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा टूल है। देखिए, अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में अगर देश को बचाना है तो देश के युवा या ऐसे लोग जो सच को सामने ला सके, जनता की आंखें खोल सके, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और तो हम सब गुलाम हो चुके हैं। आज़ाद देश दिखता है लेकिन एक्चुअली हम गुलाम हैं। इवन सांस लेने की भी गुलामी है
कि भाई सांस भी हम खुले आसमान में नहीं ले सकते, कब कहाँ जाना है, रात को कितने बजे तक निकलना है, ये सारी चीज़ अक्सर होती जा रही है। हमारा हेल्थ कैसा होगा, कौन सी वैक्सीन लगाना है, क्यों लगाना है, उसके बिना हम फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, ये सब देख ही रहे हैं। तो गुलाम बन चुके हैं, सिर्फ ऐलान नहीं किया कि आप गुलाम बन चुके हैं। तो ऐसे में जब भी गुलाम देश होता है कोई भी, तो फिर कुछ क्रांतिकारी निकल के आते हैं। तो वो क्रांतिकारी लोगों का एक समागम है कि हम एक क्रांति लाना चाहते हैं, दोबारा देश को, देशवासियों को आज़ाद करना चाहते हैं। चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, आप यूनाइटेडली लड़ो। अकेले अकेले रहोगे जैसे तो काट दिए जाओगे, अगर इकट्ठा रहोगे तो आप उनको हराने में सक्षम रहोगे। आप अवेकन इंडिया मूवमेंट, इंडियन बार एसोसिएशन, भारतीय नवनिर्माण अभियान या फिर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वेबसाइट, ये सब जगह जाकर आप उसको विजिट कीजिए। जिस संगठन से जुड़ सकते हैं उससे जुड़ जाइए और एक साथ आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, ताकि सामने वाला आपके आगे टिक ना सके। अकेले अकेले लड़ोगे तो आप उनके आगे नहीं टिक पाओगे। इस खतरनाक वैश्विक षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जब हम लोगों को जगाएंगे तब जाकर के लोगों को बात समझ में आएगी, और जब बात समझ में आएगी तो लोग विरोध करेंगे। हम लोगों को प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर जिसको मौका मिलता है इसको विरोध करना चाहिए, सरकार के लेवल तक, अधिकारियों के लेवल तक, और साथ में मीडिया को भी और साथ में न्यायपालिका को भी हम जागृत करें और वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाएं और अपना विरोध जगह जगह प्रदर्शित करें। तो शायद हम लोग इस सैतानिक एजेंडे से अपने देश को, समाज को बचा सकते हैं। हमारा समाज प्रगतिशील और आधुनिक समाज है, जो आधुनिक तरीके से मानवता का विकास करना चाहता है और जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन कुछ अज्ञात संगठन इस विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जो मानवता का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि आज भी हमारे बीच, हमारे समाज में बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी और योद्धा लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों ने अपने लगातार प्रयासों से समाज को जागरूक किया है, जिसकी वजह से मानवता आज भी जिंदा है और आगे भी रहेगी।